सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम अपने शोध छात्रों के लिए जो राष्ट्रीय कार्यशाला है उसमें मुख्य दिन उपस्थित जितने भी शोध छात्र, नेता और शिक्षक देश भर से जुड़े थे, उनसे अनुरोध है अपना माइक्रोफोन पहले आप यूज करें। इक्को आ रहा है। मैम आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज जा रही है? इक्को आ रहा है मैम। स्पष्ट नहीं है मैम, गूंज रही है आवाज। मैं कह रही इक्को आ रहा है कहीं से। आज हमारे बीच बहुत ही मूर्धन्य विषय विशेषज्ञ उपस्थित होंगे। 3 दिनों से आपने इस राष्ट्रीय कार्यशाला में बहुत सारी नई बातों की जानकारियां ली, क्योंकि आप कोर्स वर्क कर चुके हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी नई जानकारियां मिली, जिससे आप अपने शोध प्रबंध को लिखने में उसको एक नया रूप दे पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर ये राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित है। अभी YouTube लिंक भी शेयर किया गया है। जो लोग अगर इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं वो YouTube लिंक से जुड़ के उसको सुने, क्योंकि ये 100 की ही कैपेसिटी है और हमारे साथ 200-250 लोग जुड़ रहे हैं। तो YouTube लिंक भी शेयर कर दिया गया है, आप सभी उसको देख लें और उससे भी जुड़ जाए, ताकि आप स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को जान सके, समझ सकें। और बाद में फिर हम YouTube लिंक से शेयर भी करते हैं इन चीज़ों को, जो हमारे विशेष वक्ता जो विशेष बातों को लेकर हमारे बीच आते हैं, हम उनको शेयर भी कर रहे हैं, ताकि आप कभी भी सुनकर वो मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। हमारे बीच आज उपस्थित हैं विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर ध्रुव कुमार जी, और ये विभागाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया है। हमारे बीच उपस्थित है। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अपने विभाग, अपने संकाय और इस विश्वविद्यालय की ओर से आप अपना सर माइक अब अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद मैडम। और आपको बता दें कि पूरे देश से बहुत सारे राज्यों से बच्चे भी जुड़े हैं और शिक्षक भी जुड़े हैं। शोध के प्रति जागरूक, शोध क्या भेदा है, निरंतर शोध कार्य में लगे हुए, नए प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए लगे हुए। मैम बहुत इको हो रही है आवाज। संगीत नाट्य के अलावा फिर से इको चालू हो गया मैडम। इक्को कहाँ से हो रहा है पता नहीं। सिस्टम नहीं होगा मैम। मैम ईयरफोन लगा लेंगे ना अगर। बहुत कम क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, फिर भी ऐसे आपके यहाँ जो शोध हो रहा है उसमें जो डेटा आता है, उस डेटा का हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका जो प्राइमरी जो नॉलेज है हम चाहेंगे अपने प्रतिभागियों के साथ शेयर करना, ताकि हमारे प्रतिभागी आज के लेक्चर से लाभ उठा करके अपने शोध का जो राइटिंग करते हैं उसको अधिक से अधिक परिष्कृत कर सकें। तो हम इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोग का 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे। हम पहले बता देते हैं कि शोध का उद्देश्य क्या है, शोध होता है कितने प्रकार का, तब हम फिर स्विच ओवर हो जाएंगे आपको यह बताने के लिए कि हमारे पास कोई डेटा है, इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, उन आंकड़ों का संकलन हम कैसे करेंगे, उस आंकड़ों का हम विश्लेषण कैसे करेंगे और उसका अर्थ क्या निकलेगा, किस कंडीशन में कौन सा स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करेंगे ताकि आपका बेहतर परिणाम आपको मिल सके। तो इन्हीं बातों को हम ध्यान में रख करके आज आपको हम बताना चाहेंगे कि शोध में कि क्या का मतलब क्या होता है और उसका कितने प्रकार होते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम। थोड़ा सा यह ऑनलाइन क्लास है, बीच बीच में थोड़ी बहुत समस्या आएगी,
हम चाहेंगे कि हमारे प्रतिभागी हैं थोड़ा सा इस परेशानी को थोड़ा सा बियर करेंगे। कोरोना का पीरियड था इसलिए यह कार्यक्रम ऑफलाइन नहीं हो सका, बीच बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप हमारी बातों को सुनेंगे। और हम आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं ये सारे थ्रू हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ताकि स्क्रीन के थ्रू आपको उन सारी जो बातें हम बताने जा रहे हैं वह आपको जानकारी हो सके। तो सबसे पहले बता दें कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। तो आमतौर पर जो रिसर्च का मतलब कहा जाता है कि रिसर्च का मतलब है कि एक नए नॉलेज का जनरेशन करना, एक सर्टेन मेथोलॉजी के थ्रू किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का क्या समाधान होगा, यही क्या है, रिसर्च है। यह रिसर्च मोटे तौर पर मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। यदि पर्पस के आधार की बात करें, इसके उद्देश्य के आधार पर बात करें, तो आमतौर पर हम रिसर्च को दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च और दूसरे को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। पहले समझ लीजिए कि थ्योरेटिकल रिसर्च होता क्या है। आमतौर पर यह जो रिसर्च है, यह रिसर्च फिलोसफिकल डिसर्टेशंस जो होते हैं उसमें यह रिसर्च का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसको हम बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च कहते हैं। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में या फिर ह्यूमैनिटीज में जो रिसर्च होते हैं जिसका काम है नया लॉ को बनाना, नए प्रिंसिपल का को डेवलप करना, तो नए लॉ, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करने के लिए जो रिसर्च किए जाते हैं उसको हम लोग मोटे तौर पर उसको थ्योरेटिकल रिसर्च कहते हैं। इसका कई नाम है, जैसे हमने बताया कि इसका एक नाम है प्योर रिसर्च, दूसरा इसका नाम है एक मिनट आप थोड़ा सा धैर्य से सुनेंगे बात को। बेसिक रिसर्च, तो प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च को ही हम कहते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च। दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वैसे रिसर्च को कहते हैं जिसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है कि हमारे सामने जो समस्या है उस समस्या का समाधान कैसे हो। कोरोना काल आया, सारे लोग घर में बंद हो गए, छुआछूत का रोग था। अब है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके लिए सरकार ने कई तरीके अपनाए। वैक्सीन का आविष्कार होता है, पूरे देश को वैक्सीन दी जाती है, तो यह समस्या का समाधान है। तो इस पर जो रिसर्च होगा वह रिसर्च कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। तो पर्पस के आधार पर रिसर्च होते हैं दो प्रकार के, थ्योरेटिकल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होते हैं। इसके अलावा रिसर्च के कुछ और भी प्रकार हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि स्कोप के आधार पर या डेप्थ के आधार पर हम मोटे तौर पर रिसर्च को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और दूसरे को हम कहते हैं कन्फर्मेटरी रिसर्च। ऐसा रिसर्च जो जिस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है, पहली बार कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ खोज करने जा रहे हैं, तो ऐसे रिसर्च को कहते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने एक थ्योरी दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, और उसने कहा कि पेड़ से फल नीचे इसलिए गिरता है क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वही पेड़ के फल को जमीन पर लाता है। तो इस पर यह बात पहले किसी ने नहीं कहा, इन्होंने पहली बार इस बात की चर्चा किया, तो इस रिसर्च को हम कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। लेकिन दूसरी ओर जब एक व्यक्ति ने कोई रिसर्च किया, कोई फाइंडिंग्स आया, वह फाइंडिंग्स सही है या गलत है, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी फिर उसी रिसर्च को करता है, तो हम उसको कहते हैं कन्फर्मेटरी रिसर्च। अर्थात मेरे रिसर्च को दूसरा रिसर्चर कन्फर्म कर रहा है कि कंट्रोवर्सी तो नहीं है। यदि मेरे रिसर्च में कुछ कंट्रोवर्सी आई तो क्या उस कंट्रोवर्सी का समाधान करने का एक दूसरा तरीका है कि दूसरे लोग भी इस पर रिसर्च करें, उनका भी सेम फाइंडिंग्स आता है, तो हम ऐसे रिसर्च को कहते हैं कन्फर्मेटरी रिसर्च। एक मिनट समय लेना चाहेंगे, थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं जो बात आपको कर रहे हैं सो, ताकि आप उन सारी बातों को देख भी पाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी स्क्रीन शेयर जो कर रहे हैं। कोई एक आदमी बता देंगे कि दिखलाई पड़ रहा है कि नहीं।
जी सर दिख रहा है। जी सर दिख रही है। अभी तक हमने जी वो अभी तक हमने कहा कि अप्लाइड रिसर्च के बारे में बता दिया। फिर हमने बताया कि डेप्थ या स्कोप के आधार पर रिसर्च दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और जब इसी रिसर्च को एक आदमी के रिसर्च को जब दूसरा आदमी कन्फर्म करता है तो उसको हम कहते हैं कन्फर्मेटरी रिसर्च। उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार है रिसर्च का, जिसका एक प्रकार का नाम है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, माने एक्सप्लेन करना कि जो हमारा जो प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम आखिर हुआ क्या, कारण क्या है और उस कारण का प्रभाव क्या होगा। अर्थात कारण और प्रभाव के बीच संबंध देखना हो तो हम वैसे रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं, जिसमें मोटे तौर पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेजर किया जाता है। जैसे कि हम साइकोलॉजी के टीचर हैं, हम लोग जो रिसर्च करते हैं वह रिसर्च काफी हद तक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बतलाता है। कारण क्या है और कारण का क्या प्रभाव होगा, कारण और प्रभाव, स्टिमुलस पर क्या रिस्पॉन्स होगा, किसी उद्दीपन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन को पर जो शोध होता है उसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। रिसर्च का एक और प्रकार है कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल का संबंध दूसरे वेरिएबल से कैसा है। रिसर्च में एक टर्म आता है, बार बार वेरिएबल की चर्चा होती है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वह वस्तु, वह घटना या वह अवस्था जिसका वैल्यू वैरी करे, जिसमें परिवर्तन की संभावना हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि गर्मी बढ़ने से हमारा वर्क इफिशिएंसी घटता है, तो गर्मी क्या है, एक वेरिएबल है, वर्क इफिशिएंसी क्या है, एक वेरिएबल है। तो एक गर्मी एक हुआ वेरिएबल और वर्क इफिशिएंसी दूसरा वेरिएबल हुआ, इस दोनों के बीच देखते हैं कि किस प्रकार का संबंध है, क्या गर्मी बढ़ने से इफिशिएंसी बढ़ती है कि घटती है। तो इस प्रकार का जो रिसर्च होता है उसको हम कहते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट बात है जहां पर हम आपके पास आना चाह रहे थे वह यह है कि रिसर्च का एक और क्लासिफिकेशन है, वह है डेटा के आधार पर। डेटा के आधार पर जो जितने भी प्रकार के रिसर्च हैं, सारे रिसर्च को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक रिसर्च को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक शोध। हम इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसा रिसर्च जिसमें किसी घटना, किसी इंफॉर्मेशन, किसी घटना के बारे में इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, एक घटना को दूसरे घटना से कंपेयर करने के बाद फिर इंफॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्योंकि यह जो वर्कशॉप का जो कार्यक्रम चल रहा है, यह चल रहा है हमारे संगीत और नाटक विभाग द्वारा चल रहा है। इसमें जितने शोध होते हैं, सारे शोध नहीं लेकिन अधिकांश शोध जो होते हैं वह उसमें क्वालिटेटिव मेथड का हम यूज करते हैं। आमतौर पर ह्यूमनिस्टिक के छात्र, हिस्ट्री के छात्र, पॉलिटिकल साइंस के छात्र या शोध छात्र आमतौर पर अधिक रिसर्च क्वालिटेटिव करते हैं, जबकि हमारे यहाँ साइकोलॉजी में अधिकांश बच्चे, अधिकांश शिक्षक, अधिकांश शोध छात्र जो रिसर्च करते हैं वह होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च को कहने का मतलब है कि जब किसी घटना के, किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हम जो कलेक्ट करते हैं उसको कंपेयर करते हैं और फिर उस कंपेयर के आधार पर इन इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसे रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। और इसमें जो डेटा प्राप्त हमको होता है आमतौर पर कई मेथड से, सर्वे मेथड से, इंटरव्यू मेथड से या आपसी बातचीत से। डिस्कोर्स एनालिसिस मतलब है कि आपसे जो हमने वार्तालाप किया उस वार्तालाप के आधार पर, आपने कोई इंटरव्यू दिया उसका हमने रिकॉर्डिंग कर लिया, या किसी घटना को मैंने स्वयं देखा, वहां पर उस घटना में सम्मिलित होकर के उस घटनाओं को देखा और उसका जो विश्लेषण किया, तो इस प्रकार का जो रिसर्च होता है वैसे रिसर्च को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो इस प्रकार के रिसर्च में भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है, जिसकी चर्चा हम आपके सामने कुछ ही देर में करेंगे। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी है,
एक सॉफ्टवेयर है जहां इस तरह के डेटा का एनालिसिस किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एनवीगो, एन कैपिटल एन और VIGO। एनवीगो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर वहां आप जैसे ही इंफॉर्मेशन को डालेंगे, उस इंफॉर्मेशन का जिस तरह का आप एनालिसिस चाहते हैं, उसका जिस प्रकार का चाहते हैं इंटरप्रिटेशन, वह सॉफ्टवेयर आपके उस डेटा के आधार पर इंटरप्रेट कर करके आपके सामने उपस्थित करता है। तो यह रिसर्च कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। दूसरा जो रिसर्च है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहां पर किसी घटना या किसी शोध में जो वेरिएबल लिया गया है, उस वेरिएबल से जो के लिए जो हम रिसर्च आंकड़ा प्राप्त करते हैं, वह आंकड़ा या वह डेटा क्वांटिटी में होता है, मात्रा में होता है। 1 2 3 4 10 20 इस तरह के आंकड़े में जब हम उसको उपस्थित करते हैं और फिर उसका स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, उसके आधार पर कहते हैं कि एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में रिलेशन है अथवा नहीं है, तो ऐसे रिसर्च को कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च अधिकांशतः साइंस के छात्र, मनोविज्ञान के छात्र अधिक करते हैं। ह्यूमनिस्टिक और सोशल साइंस में इसका, अन्य विषय में इसका उपयोग थोड़ा सा कम होता है। लेकिन यदि हम इस तरह का यदि रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा साइंटिफिक रिजल्ट हमारे पास आता है, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिस्टिकली हम प्रूफ करते हैं कि पहला घटना का संबंध दूसरे घटना से है। 2 प्रकार का डेटा आया, जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे का एग्जामिनेशन दिया, वह BA का छात्र है मान लेते हैं, उसने 2 पेपर का एग्जाम देता है। एक पेपर का एग्जाम देता है जिसका नाम है हिस्ट्री, और दूसरा पेपर है जिसका एग्जाम देता है उसका नाम है फिलोसफी। तो हिस्ट्री के जो 100 बच्चा जो हिस्ट्री का एग्जाम दिया, उसका जो अंक आया, जो रिजल्ट आया, जो मार्क्स आया, उसको हम मान लेते हैं X। और फिलोसफी का जो मार्क्स आता है उस 100 बच्चे का, उसको हम मान लेते हैं Y। और हम कहते हैं कि क्या X और Y के बीच में संबंध है क्या? जिसको जो बच्चा हिस्ट्री में अच्छा कर रहा है, क्या वह बच्चा का परफॉर्मेंस फिलोसफी के एग्जाम में भी अच्छा होता है? तो यह 2 प्रकार का, इस प्रकार का जो संबंध देखते हैं, उसको संबंध देखने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। कई प्रकार के स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका हम उपयोग करके हम इस दोनों के बीच संबंध देखते हैं, जिसमें एक प्रमुख विधि है, उसका नाम है कोरिलेशन मेथड। कोरिलेशन निकाल करके आप दिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि X और Y के बीच में जो रिलेशन है वह सिग्निफिकेंट है अथवा नहीं है। तो हम आपको यहाँ बताना चाह रहे थे यही कि यह जो क्वालिटेटिव रिसर्च है या जो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपका है, इस दोनों प्रकार के रिसर्च करने पर जो आंकड़ा प्राप्त होता है, उस आंकड़ा का आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, स्टैटिस्टिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इसकी चर्चा अब हम आपके सामने करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे सरल और सबसे जो सामान्य विधि है, उसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अर्थात डेटा को ग्राफ के द्वारा आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लें कि आज से 50 साल पहले जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग हम करते थे, आज के जमाने में हम जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो आप पाएंगे कि पहले जमाने में जिन वाद्य यंत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, हो सकता है कि उन वाद्य यंत्रों का उपयोग आज के काल में कम होता हो, या आज जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग आज ज़्यादा हम कर रहे हैं, आज यदि 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो हम इसमें दिखा सकते हैं कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद दूसरे का क्या पोजीशन है, तीसरे का क्या पोजीशन है, चौथे का क्या पोजीशन है। इस प्रकार क्रमशः 10 वाद्य यंत्रों का को यूज करने वाले का क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम दिखला सकते हैं आपको, कि कह सकते हैं कि यह जो वाद्य यंत्र है वह ज़्यादा पॉपुलर है और यह वाद्य यंत्र है सो कम पॉपुलर है। तो कई प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का होता है, जिसमें 2-3 तरह का डेटा चर्चा, 2-3 तरह के स्टैटिस्टिकल टेक्निक की चर्चा आपको हम यहाँ करके दिखाएंगे। सारी की चर्चा करना 1 घंटे का समय है, उसमें संभव नहीं है।
और आपकी उसकी बहुत ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए आपकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ जा रही होगी तो कोई बता देंगे, क्योंकि बीच में फ़ोन आ जाता है। आवाज़ जा रही है? जी जी सर। ओके, आ रही सर। ठीक है, ओके। तो आपको हम बताएं कि दो प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें एक का नाम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के आधार पर आपको हम बतला सकते हैं कि किन वाद्य यंत्रों का उपयोग हम ज़्यादा करते हैं, किन वाद्य यंत्रों का उपयोग हम कम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि 7 खिलाड़ी है, 7 खिलाड़ी का क्या वेट है। सारे खिलाड़ी का वेट एक समान नहीं होगा, किसी का वेट ज़्यादा होगा, किसी का वेट कम होगा। तो इसको आप पॉलीगन के द्वारा कैसे इसको दिखाएंगे आप रिसर्च में, तो उसकी चर्चा हमने यहाँ किया है। यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप पाएंगे कि जो 1 2 3 4 5 जो 7 खिलाड़ी है, 7 खिलाड़ी में हमने उसको यहाँ पर 5 भाग में बांट दिया है। जो 70, देखिए एक वेट है 70 साल, वेट 70 किलो, दूसरा है 80 किलो, तीसरा है 90 किलो, चौथा है 100 किलो और पांचवा है 110 किलो। तो हमने यहाँ पर देखा कि 70 किलो के आसपास, 70 से 75 किलो के आसपास वजन वाले 2 खिलाड़ी हैं एक, और 90 वाला जो है, 90 जिनका 90 किलो वजन वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी है, 4 है। और 110 किलो वाले खिलाड़ी की संख्या जो है वह 1 है। तो यह जो 7 खिलाड़ी का जो बॉडी वेट था, उस बॉडी वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यदि हम देखना चाहेंगे, यदि आप संगीत और नाट्य विभाग के शोध में देखना चाहेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का इंफॉर्मेशन यदि आपके पास आता है तो आप ग्राफिकली इसको दिखला सकते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उसके बाद दूसरा वाद्य यंत्र कौन सा है उपयोगी, और सबसे कम उपयोग किन वाद्य यंत्रों को किया जाता है। इसको आप स्टैटिस्टिकली ग्राफ पर व्यक्त कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ संख्या। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा आप दिखला सकते हैं। इसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, जिसमें यह कर्व को हम एक रेक्टेंगल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वह इस तरह का है। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हमने दिया है यहाँ पर कि हमारे लाइब्रेरी में जो किताब है, डिफरेंट पेपर्स की किताब है, तो किस पेपर की किताब सबसे ज़्यादा है, कौन सी पेपर की किताब उससे कम है, किस पेपर की किताब उससे कम है। तो हमने क्या है कि देखिए यहाँ नीचे दे दिया है नंबर ऑफ बुक्स, और इस और बाईं तरफ दे दिया है, ऊपर में दे दिया है फ्रीक्वेंसी। ग्राफ में इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको कहते हैं वो एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम कहते हैं वो वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने दे दिया है नंबर ऑफ बुक्स, और वर्टिकल लाइन में हमने दे दिया है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 16 ऐसे किताब हैं, 16 ऐसे किताब हैं जिसकी संख्या 2.5 से लेकर के 3.5 है। आप यहाँ देखेंगे 2 ऐसे किताब हैं जिसकी संख्या जो है, माने कि यह पेपर मान लीजिए, एक पेपर को नंबर ऑफ बुक्स के बदले आप कर लीजिए पेपर। जैसे हमारे संगीत में कई पेपर होंगे, एमए के जो छात्र होते हैं उनको कुल 16 पेपर पढ़ना होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 6 पेपर ही है या 7 पेपर है। इस 7 पेपर में किस पेपर की कितनी किताबें हैं उसको आयत के रूप में रिप्रेजेंट जब करते हैं ग्राफ पर, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। तो पॉलीगन और हिस्टोग्राम के द्वारा भी आप अपने शोध के इंफॉर्मेशन को बहुत क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी राइटिंग में इसको ला सकते हैं। और यदि इन तरह के
स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यदि आप उपयोग करेंगे तो आपके शोध का जो क्वालिटी होगा वह बेहतर हो जाएगा और लोगों को देखना भी अच्छा लगेगा और समझना भी लोगों को आसान हो जाएगा। टेक्स्ट नहीं भी पढ़ेगा तो केवल यह ग्राफ से ही वह समझ में आ जाएगा उसको कि आपने जो शोध किया है उसका जो आंकड़े का जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट क्या कहता है। तो यह दो टेक्निक पॉलीगन और हिस्टोग्राम जो है यह दो टेक्निक काफी प्रचलित है दोनों प्रकार के रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप शोध 100 बच्चों पर एक शोध कर रहे हैं, हर बच्चे का उम्र अलग अलग है। आप दिखला सकते हैं उसमें कि हमारे जो शोध में जो 100 छात्र आए थे जिनका एज अलग अलग था, उस एज को हमने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया। 18 से 20 साल वाले बच्चे कितने हैं, 20 से 22 साल वाले बच्चे कितने हैं, 15 से 17 साल वाले बच्चे कितने हैं, 17 से 18 साल वाले बच्चे कितने हैं, या कौन सा किस उम्र का बच्चा आपके इस शोध में सबसे अधिक भाग लिया है और किस उम्र का बच्चा आपके शोध में सबसे कम भाग लिया है। इन सारी बातों को भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा और हिस्टोग्राम के द्वारा दिखला सकते हैं। इसके बाद आगे आपको हम बतलाते हैं एक और स्टैटिस्टिकल टेक्निक का हम उपयोग करते हैं शोध में, दोनों प्रकार के शोध में, जिसकी इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ हमने लिखा है सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएबिलिटी। पहले आप समझ लीजिए सेंट्रल टेंडेंसी, फिर आपको बताएंगे कि वेरिएबिलिटी क्या होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है यह समझिए। इसको समझने के लिए बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई अनाज है, एक डब्बे में एक अनाज भरा हुआ है, उस अनाज को आप निकालिए और जमीन पर धीरे धीरे गिराइए। जमीन पर जब धीरे धीरे आप गिराएंगे तो आप पाएंगे कि जो अनाज का जो ढेर जमीन पर हुआ है वह क्यूब शेप का हो गया है। बीच में बहुत ज्यादा अनाज होगा और किनारे किनारे कम अनाज होगा। यदि पूरे दरभंगा शहर को, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताएं, यदि पूरे दरभंगा शहर के सारे लोगों का आप हाइट मेजर करें और हाइट मेजर करें और कहें कि दरभंगा शहर के लोगों का एवरेज हाइट क्या है, तो एवरेज हाइट निकालने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालेंगे कैसे? तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का जो सबसे आसान तरीका है उसको हम कहते हैं, तीन तरह का तरीका होता है। एक को कहते हैं मीन, दूसरे को कहते हैं मीडियन और तीसरे को कहते हैं मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज। इसका एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। हमारे 10 छात्रों ने पीएचडी का रिसर्च मेथोलॉजी कोर्स करने के बाद उसका एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया 10.5 बच्चों का, उस 10 बच्चे के मार्क्स का एवरेज मार्क्स क्या है, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन निकालने से पता चलता है यह कि अधिकांश छात्र को कितना नंबर आया। तो यह कैसे से पता चलेगा? यह पता चलेगा मीन के थ्रू। और मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ बता दें। मीन निकालने का सबसे आसान तरीका जो है उसको कहते हैं मीन बराबर, यहाँ जो इस टाइप का जो दिया हुआ है सिंबल, इसको हम कहते हैं सिग्मा। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा x डिवाइडेड बाई n, अर्थात 10 बच्चों का परीक्षा का जो नंबर आया, सारे नंबर को आप जोड़ दीजिए। सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल, x का मतलब हुआ स्कोर, सारे स्कोर को आप जोड़ दें। 10 बच्चे का जो मार्क्स आया, सारे बच्चे के मार्क्स को आप जोड़ दें। मान लेते हैं कि सारे बच्चों का मार्क्स जोड़ के आ गया 500। बच्चा कितना है? 10 बच्चों ने परीक्षा दिया था, तो उस 10 से भाग दे देंगे। तो 500 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे परीक्षा दिया उनका एवरेज मार्क्स आया था 50। 50 क्यों आया? इसलिए कि सारे बच्चे के जो मार्क्स है उसको मैंने जोड़ दिया। जोड़ करके मान लेते हैं कि वह मार्क्स आ गया 500 और 10 बच्चे चूंकि भाग लिए थे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, तो उसको 10 से भाग दे देंगे तो रिजल्ट आता है 50। तो यह 50 क्या हो गया? इसको हम कहते हैं मीन।
या इसी को कहते हैं एवरेज। मीन निकालने के कई फार्मूला हैं। एक फार्मूला है जो है पहले हम यहाँ दिखाया है कि मीन बराबर समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। मीन निकालने का दूसरा फार्मूला है समेशन स्मॉल एफ कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाई एन। कहते हैं यदि पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10 बच्चे का है तो 10 बच्चे के मार्क्स को जोड़ लेंगे और जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे, यह करना आसान होगा। लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे का क्या एवरेज मार्क्स आया यह निकाल कर देखना है। अब उस कंडीशन में आप पहला फार्मूला आपके लिए ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को और आसान करने के लिए एक दूसरा फार्मूला यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी का मतलब यह हुआ कि हम सारे बच्चों को डिफरेंट एज ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे 0 से 5 साल, 1 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 साल से 25 साल, 25 साल से 30 साल, इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। 5-5 साल का बनाते हैं ग्रुप। अब 5-5 साल का ग्रुप बनाने के बाद देखते हैं कि 15 से 20 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, तो बच्चों की संख्या लिख देंगे तो वह हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। 20 से 25 साल में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या लिख देंगे, वह फ्रीक्वेंसी। 25 से 30 साल में कितने बच्चे हैं उनकी संख्या लिख देंगे तो वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार फ्रीक्वेंसी इसका एक कैलकुलेशन है। चूंकि यहाँ बताना इन सारे कैलकुलेशन का संभव नहीं है, इसलिए हम केवल मोटा मोटी आपको यहाँ बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और एक्स को गुना कर दिया जाता है। गुना करने के बाद सिग्मा का मतलब होता है सम टोटल, उसको जोड़ दिया जाता है और जितने बच्चे हैं बच्चों की संख्या से उसको भाग दिया जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि हाँ हमने बच्चों की संख्या लिया था 500, तो 500 से भाग उसको दे देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे मीन। और इसका एक कॉमन नेम है, सामान्य लोग इसको कहते हैं औसत कहते हैं। लेकिन यह फार्मूला भी जो है सेकेंड फार्मूला हमने जो बताया मीन का सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यह फार्मूला देखने में थोड़ा सा छोटा लगता है लेकिन यह भी थोड़ा सा भारी है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में एक शॉर्टकट या कह सकते हैं कि एक सामान्य फार्मूला इसके लिए सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आपकी नहीं है आवाज भी नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है। नहीं जा Sir, what happened? Your voice not audible. Hello, ma'am. देख रही हूँ अभी सर शायद ग्रुप से वो हो चुके हैं, फिर अभी वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग वेट करिए। Okay, okay, ma'am. ओके मैम।
जुड़ रहे हैं सर, थोड़ी देर वेट करिए। हाँ, असुविधा के लिए खेद है। सॉरी, हमको पता नहीं था। आवाज तो जा रही होगी अब। जी सर, आ रही है आवाज। जी सर। और हम लेफ्ट हो गए थे, मुझे जानकारी नहीं मिली थी। हुआ क्या है कि बीच बीच में एक फ़ोन आ जाता था, उसको हम डिक्लाइन करने के बाद लगता है उसी में लेफ्ट हो गए होंगे। तो मैडम का भी फ़ोन आया कि हम लेफ्ट हो गए थे। तो हम कहाँ तक हमारी बात सुने थे जो बताइए, उसके आगे हम बढ़े हैं। मीन का सुना था आपने ने? मीन कैसे निकालते हैं? जी सर, जी सर। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ बतला रहे हैं। हम फिर अभी स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करके आपको बताते हैं। दिखलाई पड़ रहा है स्क्रीन पर? जी सर। जी सर। हाँ, स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा है आपको। जी सर, जी सर। चर्चा कर रहे थे कि मीन को कैसे निकालेंगे, हम मीन का क्या उपयोग है, कहाँ पर मीन को निकालेंगे और कहाँ पर मीन को हम नहीं निकालेंगे। तो उसको हमने एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। हमने कहा कि एक कंपनी है, जिस कंपनी में 10 आदमी काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, जहाँ 10 आदमी काम करते हैं। तो स्टाफ की संख्या हो गई 10। हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर लोग जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। हमने एग्जाम्पल लिया कि पहला जो स्टाफ है उसकी सैलरी है 15,000, दूसरा जो स्टाफ है उसकी सैलरी है 18,000, तीसरा नंबर का जो स्टाफ है उसकी सैलरी है 16,000, चौथे नंबर पर जो स्टाफ है उसकी सैलरी है 14,000। इसी तरह से अलग अलग लोगों की सैलरी यहाँ पर दी गई है। अब इस सैलरी पर एक नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि अधिकांश लोगों की सैलरी है 15,000, 18,000, 15 से 20,000 के आसपास सैलरी है। लेकिन दो आदमी ऐसे हैं जिनकी सैलरी है, एक की सैलरी है 90,000 और दूसरी की सैलरी है 95,000। अर्थात 8 लोगों की सैलरी में काफ़ी समानता है, लेकिन 2 लोगों की सैलरी जो है वो उसमें कोई, यह 2 लोगों की जो सैलरी है वह 8 लोगों की सैलरी से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है। 90,000 है, 95,000 है। कहते हैं यदि इस तरह का डेटा यदि आपके पास है तो इस तरह के डेटा को कहते हैं हेट्रोजेनस, या इसी को कहते हैं आउटलियर्स। कहते हैं यदि इस तरह का डेटा है तब यदि आप मीन निकालेंगे तो रियल मीन नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मीन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एवरेज जो आ जाएगा वह लगभग 40,000 के आसपास आ जाएगा कि यहाँ जो आ जाएगा डेटा, यहाँ जो मीन निकालेंगे वह मीन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा कि कहता है कि मीन का उपयोग, मीन फार्मूला का उपयोग आप तब करेंगे जब आपका जो डेटा है उस डेटा में थोड़ी समानता हो, अर्थात होमोजेनिटी हो, हेट्रोजेनिटी नहीं हो। यदि हेट्रोजेनिटी होगा तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब जो आप मीन निकालेंगे तो वह मीन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह बात हमको आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया कि देखिए अधिकांश जो लोग हैं जिनकी सैलरी 20,000 से कम है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 90,000 और 95,000 है। तो इनका जो डेटा जो है अन्य सारे लोगों के डेटा को क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। और इस कंडीशन में यदि आप मीन निकालेंगे तो वह मीन सही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके क्लास में आपने जो शोध किया है वह ऐसे लोगों पर शोध किया है जो यंग हैं, लेकिन उसमें शोध करने के क्रम में 100 बच्चे पर जो आपने शोध किया उसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका उम्र बहुत ज़्यादा है। किसी का 50 साल है,
और किसी का 55 साल है, और अधिकांश लोग का जो एज है वह एज 25 साल से कम है। कहीं आवाज आ रही है आप लोग की? किन्हीं की आवाज आ रही है? जिनकी आवाज आ रही है वो कृपया बंद कर लेंगे आवाज को। तब इस कंडीशन में यदि डेटा होगा तब क्या करेंगे? तब कहता है कि यदि हमारा डेटा ऐसा है जिसमें होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, अर्थात अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, तब निकालना है एवरेज कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो सैंपल है, हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है, उसका एवरेज एज क्या है, उसका एवरेज इनकम क्या है, उसका एवरेज आईक्यू क्या है। यह निकालने के लिए आप मीन नहीं निकाल करके एक दूसरा फार्मूला का हम उपयोग करते हैं, उसका नाम है मीडियन। मीडियन एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हेट्रोजेनिटी भी रहेगा आइटम का, फिर भी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट बड़ा आसान होगा। और मीडियन निकालने का फार्मूला भी बड़ा आसान है। जैसे आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे का एज का आप चाहते देखना कि उसका एवरेज क्या है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एज बहुत ज़्यादा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एज कम है। जैसे जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है उसका एज और जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते हैं उनका एज, दोनों के एज में काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन आप सारे बच्चों का माने कि क्लास 1 से लेकर के एमए तक के छात्रों पर आप शोध कर रहे हैं, उनका एवरेज एज देखना है। तब उस कंडीशन में आपके लिए बेहतर यह होगा कि मीन नहीं निकाल करके मीडियन निकालेंगे, तो जो एवरेज एज का सही उसका निर्धारण हो पाएगा। तो मीडियन निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अभी हम फार्मूले पर नहीं जाएंगे क्योंकि फार्मूला की बहुत आवश्यकता आपको नहीं है। क्या करते हैं, हमारे पास जितना एज ग्रुप के लोग हैं सारे लोगों को हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे एज को सजा देते हैं, माने घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, सबसे कम एज वाला, उससे ज़्यादा एज वाला, उससे ज़्यादा एज वाला। इस तरह से क्या करते हैं, 100 आदमी के एज को हम आपको ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच में जो आदमी आता है, वह जो एज होगा वही एज कहलाता है मीडियन। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हमने कि एक आदमी है जिसका एज मान लेते हैं कि है 65 साल, दूसरे का है 55 साल, तीसरे का है 89 साल, एक का एज है 56 साल। इस तरह से अलग अलग लोगों का एज यहाँ पर दिया हुआ है। 10 आदमी का हमने एज दिया है। अब हमने क्या किया, सारे एज को कम से ज़्यादा की ओर सजा दिया। तो सबसे कम एज वाला है 14 साल का, उससे अधिक एज वाला है 35 साल का, उसके बाद 45 साल, 55 साल के 2 हैं, फिर 56 साल के 2 हैं, 65 साल, 87 साल, 89 साल और 92 साल। अब देखिए इस जो 10 आइटम है, 10 आइटम में कौन सा आप बीच में आता है, इसमें बीच में आता है 56। तो एवरेज एज हो गया 56। आप इस तरीके से बहुत आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, मीडियन के थ्रू एवरेज एज निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो हमको लगता है कि आप लोग क्लियर होंगे। जी सर। ठीक, अब है क्या कि हमारे पास जो अभी हम एग्जाम्पल दिया आपको, बच्चों का एक एग्जाम्पल लिया, बच्चों के एज का हमने एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाना चाहा कि हम बच्चों का एवरेज एज कैसे निकालें। लेकिन हमने यह भी चर्चा किया अभी तक में कि सारे बच्चों का एज एक समान नहीं होता है, कुछ का एज बहुत ज़्यादा होता है और कुछ का एज बहुत कम होता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि हम पूरे दरभंगा शहर के लोगों का एज, एवरेज एज क्या है यह देखना चाहें, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 95 साल और 100 साल के हैं, कुछ ऐसे भी है लोग हैं जिनका एज एक दिन है, आज जन्म ही हुआ है। लेकिन यदि सारे पॉपुलेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मीडियम जो है एवरेज एज है कितना होगा, एवरेज एज मोटा मोटी 40-45 साल के लोग का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। दरभंगा शहर में यदि देखेंगे आप तो 40-50 साल का जो पॉपुलेशन का जो लोग है वह सबसे ज़्यादा मिलेगा, 95 साल का आदमी बहुत कम मिलेगा और 1-2 साल का आदमी भी बहुत कम मिलेगा। तो लेकिन वेरिएशन तो है, तो यह वेरिएशन को कैसे आप गणना करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसका वेरिएशन की गणना हम करते क्यों है यह बता देंगे। एक एग्जाम्पल आपको लेकर चलेंगे। पहले बता दें कि वेरिएशन को निकालने के लिए, जिस तरह से एवरेज निकालने के लिए हम मीन, मीडियन या मोड तीन तरह के टेक्निक का उपयोग करते हैं, उसी तरह से
वेरिएशन को निकालने के लिए भी हम 3 प्रकार के टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी आगे कर रहे हैं। दिखलाई पड़ रही होगी नहीं? दिखलाई पड़ रही है? जी ठीक, तो चला गया था नीचे, हम फिर आ रहे हैं ऊपर। यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आगे एक और है मोड। इस मोड आपको बताया था कि 3 प्रकार की टेक्निक है एवरेज निकालने का। एक का नाम है मीन, दूसरे का नाम है मीडियन और तीसरे का नाम है मोड। मोड का मतलब है कि वह कौन सा एज ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी कहा जाता है कि वही एवरेज होगा। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ में समझाया दिखाया है आपको। इस ग्राफ में एक वैल्यू है जो 30 से 40 के बीच का एक वैल्यू है, मोटा मोटी 35 का जो वैल्यू है उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी इस आधार पर भी आप एवरेज की गणना कर सकते हैं। लेकिन मोड का उपयोग स्टैटिस्टिक्स में आजकल शोध के लिए सबसे कम उपयोग होता है, इसलिए हम मोड की चर्चा बहुत ज्यादा आपको नहीं करेंगे। हम स्विच ओवर होंगे वेरिएशन चर्चा करने के लिए। इसी का हमने यह आपके लिए यह चीज नहीं है। अब यहाँ एक चीज बता दें कि किस कंडीशन में कौन सा, कब मीन का उपयोग करेंगे, कब मोड का उपयोग करेंगे, कब मीडियन का उपयोग करेंगे, यह आपको हमने यहाँ बनाकर लाया है, आपको दिखा दें। कहते हैं कि यदि आपका वेरिएबल, हम पहले बता चुके हैं, वेरिएबल उस घटना को कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जिसका वैल्यू अलग अलग हो, जिसका वैल्यू वेरिएबल हो या जिसको मेजर किया जा सके। तो वेरिएबल कई प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यदि स्केलिंग की बात करें तो स्केलिंग मोटे तौर पर 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के स्केल, 4 प्रकार का पैमाना का उपयोग हम करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक को कहते हैं नॉमिनल स्केल, दूसरे को कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, तीसरे को कहते हैं इंटरवल स्केल और चौथे को कहते हैं रेशियो स्केल। आमतौर पर शोध के छात्रों को यह जानना चाहिए कि जो हम कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन जिस पैमाना पर उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कि आदमी की हाइट को हम क्या करते हैं, इंच से मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड, मिनट और घंटा से मेजर करते हैं, इस तरह से वेट को हम किलोग्राम से वेट करते हैं। तो यह जो पैमाना है, यह पैमाना मोटे तौर पर 4 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं नॉमिनल स्केल। जैसे हमारे शोध में 50 लड़का और 50 लड़की ने भाग लिया, तो लड़का के लिए हम दे दें, लिख दें 1, लड़का के नाम पर डाल दें 1 और लड़की के नाम पर डाल दें 2। यहाँ 1 का मतलब ज्यादा नहीं न कम और 2 का मतलब न ज्यादा न कम, केवल नाम दिया। लड़का के लिए 1, बॉयज के लिए 1 और गर्ल्स के लिए 2। तो इस तरह से 1 और 2 पर यदि आप मेल और फीमेल का करते हैं क्लासिफिकेशन, तो उस स्केल को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल। यदि आपका स्केल नॉमिनल है तब उस कंडीशन में एवरेज निकाला जाता है जिस मेथड से, उसका नाम है मोड। लेकिन यदि आपका मेजरिंग पैमाना, मेजरिंग स्केल नॉमिनल नहीं है, ऑर्डिनल है, हो सकता है कि आप ऑर्डिनल का नाम नहीं सुने हो, नॉमिनल का नाम नहीं सुने हो, लेकिन हम इसकी चर्चा आपके सामने कर देते हैं। ऑर्डिनल का मतलब है कि जब आप एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, केवल एज को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं क्योंकि यह समझना ज्यादा आसान है। ऑर्डिनल स्केल का मतलब है कि आप सारे लोगों को एज को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में सजाएंगे, तो वह जो स्केल होगा जिससे सबसे ज्यादा नंबर जिसको आएगा उसको कहते हैं फर्स्ट, जिसको उससे कम नंबर आता है उसको हम क्या कहते हैं सेकेंड। फर्स्ट क्लास में किसने किया, सेकेंड किसने किया, थर्ड कौन किया, फोर्थ कौन किया। इस तरह से मार्क्स के आधार पर जब हम रैंकिंग करते हैं तो उस स्केल को हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल।
तीसरा स्केल का यूज बहुत ज़्यादा होता है शोध में, उसका नाम है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल का क्या मतलब होता है यह समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछते हैं, मनोविज्ञान का एक शोध छात्र आपके पास जाता है, आपसे पूछता है कि आप बताइए कि पिछले 6 महीने का अनुभव आप उससे जानना चाहते हैं। आप बताइए क्या आपको अच्छी नींद आती है। एक सवाल पूछा जाता है आपसे, क्या पिछले 6 महीने के अनुभव के आधार पर बताइए क्या आपको अच्छी नींद आती है। तो जवाब क्या देना है, जवाब यह देना है कि हमेशा, कभी कभी, बहुत कम, कभी नहीं। ऑप्शन है 4। एक ऑप्शन है हमेशा, दूसरा ऑप्शन है समटाइम्स, तीसरा ऑप्शन है ओकेजनली और चौथा ऑप्शन है नेवर। अच्छी नींद मुझे कभी नहीं आती, अच्छी नींद कभी कभी आती है, अच्छी नींद कम आती है, अच्छी नींद हमेशा आती है। 4 प्रकार का रिस्पॉन्स हो सकता है, अर्थात आपके रिस्पॉन्स को हमने 4 पैमाना पर मेजर किया, 4 पॉइंट पर आपको इसी 4 में से एक सिलेक्ट करना है। तो इस तरह का जो स्केल होता है उस स्केल को हम कहते हैं इंटरवल स्केल कहते हैं। और चौथा है रेशियो स्केल, जो यह रियल पैमाना है, जैसे आपकी हाइट कितनी है, कितना समय हुआ, इसको मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है उसको कहते हैं रेशियो स्केल। तो कहते हैं कि आप किस एवरेज निकालने के लिए कब कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। कहता है कि यदि इंटरवल स्केल पर कोई डेटा आया हुआ है तब उस कंडीशन में आप मीन निकालिए। यदि ऑर्डिनल स्केल में डेटा आया हुआ है तब आप मीन के बदले मीडियन निकालिए। लेकिन यदि नॉमिनल स्केल में डेटा है तब उस कंडीशन में आप मोड निकालिए, तब रियल पिक्चर इमर्ज होगा। और वह जो डेटा होगा वह साइंटिफिक होगा, वह जो इंफॉर्मेशन होगा वह स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड होगा। तो अब तक हमने यह देखा कि क्या होता है सेंटर टेंडेंसी या मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अब आपको हम बताएं कि ऊपर जो आपने डेटा देखा उसमें देखा होगा कि कुछ लोगों का एज ज़्यादा है, कुछ लोगों का एज कम है, कुछ लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की सैलरी बहुत कम है। तो कितना सेंट्रल पॉइंट से, माने कि एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है हाई की ओर और कितना डेविएट कर रहा है लो की ओर, इसको मेजर करने के लिए मोटे तौर पर 3 प्रकार की टेक्निक का यूज स्टैटिस्टिक्स में किया जाता है। एक का नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरे का नाम है एवरेज डेविएशन और तीसरे का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 प्रकार के टेक्निक का यूज किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। यह कैसे निकलता है यह जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल एक सॉफ्टवेयर आ गया है जिसका नाम है SPSS, क्वांटिटेटिव डेटा के कैलकुलेशन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे विश्व में काफ़ी पॉपुलर है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है SPSS। SPSS के माध्यम से आप कहेंगे कि हमको मीन निकाल दो इस डेटा का, तो वह आपको मीन निकाल देगा। कहिएगा उसका अब निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वह निकाल देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसको कहिएगा कि निकाल दो कोरिलेशन, तो कोरिलेशन निकाल देगा। केवल आपको समझना है कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, वो आपको बता देगा। इसी तरह से हमने पहले बताया कि यदि डेटा मेरा क्वालिटेटिव है तब उस कंडीशन में आपने बताया कि एक सॉफ्टवेयर आया हुआ है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जिसका नाम है NVivo, इसकी चर्चा मैंने पहले किया था। अब आपको बताएं कि यह इम्पोर्टेंट क्यों है मेजर करना वेरिएबिलिटी। इसके लिए हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, हमारे सारे बच्चे, हम सभी आजकल मार्केट से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खाना मंगाते हैं। जब आप खाना मंगाते हैं, खाना का ऑर्डर करते हैं, तो आप 2 बातों का ध्यान देते हैं कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कौन सा कंपनी आपको खाना देता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है पिज्ज़ा का। आप पिज्ज़ा मंगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पिज्ज़ा मंगाने के लिए 2 बातों पर ध्यान देते हैं। यह पहली बात पर ध्यान देते हैं
कि जहां पर पैसा कम लगता हो, और दूसरा जो कंपनी सबसे जल्दी आपको पिज्जा आपके घर गर्मा गर्म पहुंचा दे। पहला है कि पैसा कम लगता हो और दूसरा है समय कम लगता हो। जैसे कि दरभंगा में दो ऑनलाइन कंपनी है जो पिज्जा सप्लाई करती है। एक कंपनी का नाम लेते हैं एक्स और दूसरे का नाम लेते हैं वाई। एक्स कंपनी कहता है कि हम आपसे जो पिज्जा देंगे वह आपको देंगे 30 मिनट के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन कहता है कि 30 मिनट समय मैं दिया, लेकिन 5 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है, अर्थात 30 के बदले 35 मिनट, 30 के बदले 25 मिनट। 30 प्लस माइनस 5 का मतलब हुआ 25 से 35 मिनट के अंदर आपको हम खाना पिज्जा आपके घर पहुंचा देंगे। ऐसा क्यों कहता है? ऐसा इसलिए कहता है कि कहीं कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो 5 मिनट का प्लस माइनस हो सकता है। यह एक्स कंपनी कहता है। वाई कंपनी कहता है कि नहीं, हम आपको पिज्जा सप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम सप्लाई करेंगे आपको 20 मिनट में, लेकिन हमारा प्लस माइनस 20 हो सकता है, अर्थात 20 मिनट के बदला 40 मिनट हो सकता है। आप 20 मिनट के बदला मान लेते हैं कि तुरंत हो सकता है। आप ऑर्डर कीजिए और तुरंत सप्लाई कर दें। आप किसको पसंद करेंगे लेना? आप पसंद करेंगे 30 प्लस माइनस वाले को। क्यों? क्योंकि 30 वाला का मैक्सिमम कितना टाइम है? 35 मिनट, और मिनिमम टाइम कितना है? 25 मिनट, अर्थात इसमें ज़्यादा गारंटी है। इसमें क्या है कि तुरंत मिल जाएगा या 40 मिनट लेट भी हो सकता है। तो यह जो कैलकुलेशन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं जिस टेक्निक से करते हैं, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। 30 हो गया मीन, अब प्लस माइनस 5 क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से यह पता चलता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो एज है उसका जो एवरेज एज से वह कितना आगे है और कितना वह पीछे है। हमको लगता है कि हमारा समय भी अब खत्म होने की ओर है। बहुत सारी बात पढ़ानी थी। देखिए यहाँ आपको दिखाया है ग्राफ के द्वारा, जिसमें समझाने का प्रयास किया है कि एसडी का क्या मतलब है। यह जो रेड कलर देख रहे हैं यह डिनोट कर रहा है एसडी को, और जो ऊपर का जो टॉप लाइन है बीचों बीच वह दिखाई पड़ रहा है वो मीन। तो यह दो ग्राफ को यदि आप देखें तो देखेंगे कि एक का एसडी बहुत कम है, नीचे वाले का एसडी लाल बहुत कम है और ऊपर वाले का लाल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नीचे वाला कहता है कि आपको हम पिज्ज़ा का सप्लाई जल्दी करेंगे, और ऊपर वाला कहता है कि पिज्ज़ा का सप्लाई करने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो नेचुरली है कि आप प्रेफर करेंगे नीचे वाले कंपनी को और ऊपर वाले कंपनी को आप ऑफर नहीं करेंगे। अर्थात यह बताता है कि हमारा पॉपुलेशन, हमारा सैंपल, हमारा डेटा मीन से कितना ज़्यादा वैरी करता है। तो मीन से कितना ज़्यादा वैरी करता है, इसको निकालने के लिए सबसे जो पॉपुलर मेथड है उस मेथड का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यह था मोटे तौर पर 1 घंटे में आपको बताने के लिए स्टैटिस्टिक्स में इस बात को। अब आपकी बारी है सवाल पूछने की। आप सभी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कहीं कोई लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो हमको बताइए। हाँ, अब आप लोग सवाल कीजिए। अब तक जितनी बातें हमने बताया कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, हमने बताया कि किस प्रकार से आप डेटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कई चीज़ों को छोड़ दिया, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, इन सारी बातों को हम नहीं बता सके। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। मीन बताया, मीडियन बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन बताया। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं सर आप सर थोड़ी देर जी। इको हो रहा है। इको आ रही है? हमारे यहाँ तो केवल एक पंखा चल रहा है मैडम, और तो सर बार-बार मेरी आवाज वापस नहीं है। हम नहीं, सर का आवाज क्लियर है मैम। इको जब आप बात कर रहे हो ना तब आ रहा है।
हाँ, वही तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि किनसे इको हो रहा है। नहीं सर का यहाँ से क्लियर है, क्लियर है, सर की आवाज अब क्लियर ठीक है मैम। सर का आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब मुझे बोलने दे जरा। आज जो सर ने आपको डाटा बेस एनालिसिस करके जो बताया, उन्होंने बहुत ही आपको घरेलू उदाहरण देकर समझाया है, बहुत ही ऐसे ऐसे जो आपके आसपास की बात है। और उसको अब उन्होंने एक सवाल छोड़ा है आपके लिए कि आप उन चीजों को अपने विषय में कैसे अप्लाई करते हैं, संगीत में, नाटक में। और संगीत में बहुत सारी विधाएं हैं, जिनमें नाटक में बहुत सारे ऐसी विधाएं हैं जिसमें आप उसको उपयोग कर सकते हैं। सर ने कई वाद्य यंत्र का उदाहरण दिया, आप वाद्य पे काम कर सकते हैं, आप संगीत के प्रबंधन पे काम कर सकते हैं, आप नाट्य के प्रबंधन पर काम कर सकते हैं, आप सामाजिक पहलू के साथ काम कर सकते हैं। और जब भी आप समाज के बीच जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सर्वेक्षण करना होगा। एक उदाहरण मैं देती हूँ, मुझे एक पेपर लिखना था, तो मेरे मन में एक बात आई, क्यों नहीं आजकल जो है संगीत बच्चे कुछ पसंद करते हैं, युवा कुछ पसंद करते हैं और बूढ़े कुछ पसंद करते हैं, जो इसके जानकार हैं वो कुछ अलग पसंद करते हैं। तो हो गया मुझे पेपर लिखे करीब 20-22 वर्ष, लेकिन मैंने उस समय सर्वे किया। मैंने 15 वर्ष से छोटे बच्चों को लेकर और 80 वर्ष तक के वृद्ध को लेकर पूरे दरभंगा, चूंकि मैं दरभंगा में थी, मैं काम कर रही थी यहाँ, तो मुझे बाहर जाना थोड़ा असंभव था। मैंने यहाँ ही दरभंगा में उसका एक सर्वे किया, मैंने एक प्रश्नावली बनाई और मैंने ये उस प्रश्नावली में दिया कि आप किस तरह का संगीत पसंद करते हैं। और उस दरमियान जो मेरे पास डाटा कलेक्ट हुआ, मैं बता नहीं सकती कि मैंने उस डाटा से कई पेपर लिखे, क्योंकि 15 साल के बच्चों से 80 साल तक के वृद्ध, इतना रेंज मेरे पास था। उस रेंज को फिर मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद फिर मैंने म्यूजिक के उस पक्ष को डिवाइड किया, क्यों किन्हीं को लोक संगीत पसंद है, क्यों किन्हीं को शास्त्रीय पसंद है, क्यों किन्हीं को कव्वाली पसंद है, क्यों किन्हीं को गजल पसंद है, क्यों सुगम संगीत पसंद है, क्यों किन्हीं को उपशास्त्रीय संगीत पसंद है। तो जब इसको कैटेगरीज वाइज बांट के हमने टेबल बनाया, ग्राफ बनाया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये खास वर्ग के लोग हैं जिन्हें कुछ खास चीजें पसंद है। और इस तरह करके मेरे पास बहुत सारे कलेक्शंस आए और उन सबों का एनालिसिस करके मैंने 2-3 पेपर, बहुत अच्छे पेपर लिखे, जिसको रिकॉग्नाइज भी किया गया। तो मेरा ये कहना है कि सर ने जितनी बातें आपको सिस्टमेटिकली बताया है, वो सारी बातें आप अपने शोध में अप्लाई कर सकते हैं। आप संगीत से हैं, आप नाट्य से हैं, आप नृत्य से हैं, या अन्य भी विषय के बच्चे जुड़े हैं यहाँ। बस सर ने जो उदाहरण दिया है वो कुछ अपने विषय और कुछ अन्य विषयों को लेकर उसको आप अप्लाई करें अपने विषय में, और तब आप देखें कि आपके पास जो कलेक्शन आता है वो कितना प्रैक्टिकल होता है। और तब जब आप चीज शोध ग्रंथ में डालेंगे, तब जो आपके पास डाटा कलेक्ट होगा, तो वो बिल्कुल लगेगा कि ये नया डाटा है, नया आपने कलेक्शन किया। जो पुरानी चीजें हैं, पुराना डाटा है, उसको भी आप देखेंगे और तब आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तब से अब में क्या तब्दीली है, तब से अब में क्या ह्रास हुआ है, या तब से अब में क्या अच्छा हो रहा है। ये सब कुछ आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो सर ने बहुत ही विस्तार से बताया। सर को और समय चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन हमारे पास भी समय सीमा है, तो हम इस समय सीमा में बनकर ही काम कर रहे हैं। और कभी हम एक शोध छात्रों के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, उसके लिए 1-2 दिन का प्रश्न उत्तर रखेंगे, जिसमें और भी विशेषज्ञों को जोड़ेंगे। और तब साथ में जोड़ करके आपके प्रश्न होंगे। आप मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज आ रही है, आ जाएगी।
तो आप सब मुझे टेलीग्राम वीडियो सूचित कर देंगे और मैं सब आप सबों के लिए ये आयोजित कर दूंगी ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। अभी हम सर की बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने गुजरात में संकाय और विश्वविद्यालय की ओर से आपने राष्ट्रीय कार्यशाला में अपने पूर्ण समय दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। और आप सबों को बताना चाहते हैं कि कल हमारा इस कार्यशाला का अंतिम दिन है और कल हमारे बीच जुड़ेंगे लखनऊ से डॉक्टर अजय कुमार जी और इनका विषय है अनुशासनात्मक विषयों के साथ संगीत एवं नाट्य विषय में शोध के विभिन्न आयाम। डॉक्टर अजय कुमार जी असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अम्बेडकर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से। तो कल हम उनसे रूबरू होते हैं सुबह से 10 बजे होंगे और हम गूगल मीट और यूट्यूब मीट पर जुड़ेंगे। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञान को आप लोग बटोर कर अपने पास रखिए। इनसे आप प्रश्न जरूर ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस विषय को कितना तक समझ पाए, कुछ और समझने की आवश्यकता है, केवल डिस्कशन करेंगे, चर्चा परिचर्चा करेंगे, हम सभी इसी के लिए बैठे रहते हैं। हमारा काम यही है कि आप तक हम सभी की बात पहुंचे। सर आपका बहुत बहुत आभार, साथ ही आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया अपने बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। सारे बच्चों को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। प्रणाम सर। सबों को नमस्कार। प्रणाम मैम। प्रणाम सब समय से जुड़े। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। Ma'am, giving a few chance to channel.
हैं।